हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं दिखाऊंगा कि एक STR मॉड्यूल क्या है, कैसे काम करता है। इस चीज़ को यूज करके सुना है कि कोई भी पावर सप्लाई ख़राब है उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो देखेंगे ये कैसे काम करता है, इसको कैसे इंस्टॉल करना है और इसके अंदर की जो डायग्राम है, मतलब इस मॉड्यूल के अंदर क्या है, कौन सी IC है, क्या डायग्राम है, ये सब मैं समझाऊँगा कि ये मॉड्यूल कैसे काम करता है, इसके पीछे कितना इंटेलिजेंट ब्रेन है। तो चलिए इस वीडियो को जस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ अनबॉक्सिंग से शुरुआत किया जाए। इसके अंदर देखिए आपको एक हीट सिंक और नाट मिलता है, हीट सिंक पैड, और ये एक STR मॉड्यूल और इसके साथ एक डॉक्यूमेंट मिलता है, बस और कुछ नहीं। इस डॉक्यूमेंट में इसके बारे में सारा कुछ लिखा गया है कि इसके अंदर क्या है, कैसे काम करता है, किस किस तरह की सप्लाई में इसको यूज कर सकते हैं और इसके बारे में बाकी सब बातें। तो इस चीज़ का जो फ़ोटो है, HD फ़ोटो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये है आपका STR मॉड्यूल डिवाइस। ये मत पूछना कि भाई STR का फुल फॉर्म क्या है, वो मुझे भी नहीं पता, लोग बोलते हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये हीट सिंक पैड दिया हुआ है, क्योंकि ये जो हीट सिंक इसका है ये ड्रेन के साथ कनेक्टेड है। ड्रेन मतलब कि इसका जो ट्रांसफार्मर में स्विचिंग करेगा उसके साथ, ये वाला तार के साथ। तो यहाँ पर ये अगर बॉडी में लगा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये आइसोलेशन के लिए दिया हुआ है। इसके अंदर नाट लगाएंगे तो भी ये आइसोलेशन मेंटेन रहेगी, क्योंकि नाट इस मेटल के साथ टच नहीं होता है। इसको ज़्यादातर CRT TV में लगाया जाता है, लेकिन मेरे पास आज एक अनफॉर्चुनेट पावर सप्लाई है। इसको मैंने 2-3 बार रिपेयर करने की कोशिश किया। जितने बार ही मैंने इसका मेन IC और ये ट्रांजिस्टर चेंज किया, उतना बार ही ये उड़ गया दोबारा से। तो इसलिए इसका ट्रांजिस्टर को मैंने काट दिया और इस STR मॉड्यूल को लगाऊंगा। इसको लगाने के लिए आपके पास जो ट्रांजिस्टर होगा आपका सप्लाई में, उसको खोल देना पड़ेगा, नहीं तो वो इसको शॉर्ट करके रखेगा, क्योंकि ख़राब पावर सप्लाई में ज़्यादातर चांस है कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहेगा। तो इसलिए मैंने इसका ट्रांजिस्टर को काट दिया। अब इसको लगा के इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे। तो सुना है कि ये कोई भी पावर सप्लाई को फिक्स कर देगा, तो चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों यहाँ पर 3 तार मिल रहा है आपको। पहला है ये रेड, ये है ग्रीन और ये है ब्लैक। तो ब्लैक लगेगा आपका ये जो मेन कैपेसिटर है, प्राइमरी साइड में हाई वोल्टेज की कैपेसिटर, इसका माइनस में लगेगा। माइनस मतलब कि ये वाली साइड। तो यहाँ पर ये ब्लैक लग गया। और ये रेड वायर लगेगा इस ट्रांसफार्मर का माइनस में। ये इसका माइनस क्या है, इस ट्रांसफार्मर का एक पिन रहेगा आपका इस हाई वोल्टेज कैपेसिटर की पॉजिटिव के साथ। तो ये इसका पॉजिटिव है। इसके साथ देखिए इस तरफ आके ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड का दूसरा पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट में लग जाएगा। और यही सेम पॉइंट आपका जो मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर उसका मिडिल पिन में जाएगा। तो इसको देख के भी पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों ये ग्रीन तार जो है, ये हमेशा लगाना नहीं है। जिस सप्लाई में आपको ये ऑप्टो कपलर मिलेगा, उस सप्लाई में इस ग्रीन तार को लगाना है। किसी किसी सप्लाई में ये ऑप्टो कपलर नहीं हो सकती है, तो उसमें ये ग्रीन तार लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ऑप्टो कपलर है, इसका साइड आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो एक डॉट मिलता है इस साइड में, ये होता है सेकेंडरी साइड, लो वोल्टेज साइड। और इस डॉट के बगल में उस तरफ जो सीधा सीधा पिन है, उसमें लग जाता है ये ग्रीन वाला वायर, मतलब कि इस वाली पिन में। तो ये जाके इस पॉइंट में मैं लगाऊंगा इसको। तो चलिए जस्ट जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं इसको। तो इसका माइनस लग जाएगा आपका बिग कैपेसिटर जो है उसका माइनस में, और जो रेड वाला है वो ट्रांसफार्मर का जो नेगेटिव है, ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव इसके साथ तो लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर का जो दूसरा तार है उसमें लग जाएगा, जो प्राइमरी साइड का है। तो ये लग गया इसमें। और इसमें क्योंकि ये ऑप्टो कपलर है तो इसको मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं आज 2 तार से पहली बार ऑन करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम आता है, फिर जाके इस तीसरा तार को लगाएंगे। ये है फीडबैक का तार। जो ऑप्टो कपलर है वो सेंस करता है कि आउटपुट में वोल्टेज सही से आया कि नहीं। 12 वोल्ट का सप्लाई है तो 12 वोल्ट इसमें आया कि नहीं, वो सेंस करता है। ये वाला कंपोनेंट, ये ट्रांजिस्टर जैसा दिखता है लेकिन ये TL431 है। तो ये सेंस करके इस ऑप्टो कपलर के थ्रू सिग्नल भेजता है। उस सिग्नल को ये लेके पता चलेगा कि सेकेंडरी में सही से आउटपुट आया कि नहीं। तो पहली बार इसको 2 ही वायर से चालू करेंगे। अगर 2 वायर से सही से काम करता है तो मैं मानूंगा कि इसके अंदर दिमाग है। पहली बार ऑन करने के लिए एक सीरीज लैंप का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये पहली बार हम लोग डायरेक्ट इसमें सप्लाई नहीं दे सकते हैं। तो अगर कोई शॉर्टिंग वगैरह है तो ये दूसरा कंपोनेंट को डैमेज करेगा। सीरीज लैंप क्या है, बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक तार आ रहा है उसका एक तार जो है डायरेक्ट आपका सप्लाई में लगेगा, और दूसरा तार जो है वो डायरेक्ट ना लग के वो एक जाके एक बल्ब के अंदर से आएगा, फिर जाके लगेगा। तो अगर कोई हाई करंट की डिमांड होगी, यहाँ पर शॉर्ट वगैरह होगी, तो ये करंट को लिमिट कर देगा ये बल्ब।
तो मेरा यहाँ से एसी लाइन इन हो रहा है, यहाँ पर फ्यूज़ वगैरह कटा हुआ है, तो फ्यूज़ के बाद ही इसको लगा देंगे। अभी अगर ये सही हो जाता है बाद में फ्यूज़ चेंज कर देंगे। ओके, ये हमारा कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। इस ग्रीन तार को सावधानी से रखेंगे, इसको कहीं पर टच होने नहीं देंगे। तो देखिए ये इसका सेकेंडरी में एलईडी जल चुका है, मतलब कि ये पावर सप्लाई चालू हो चुका है। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए एक ट्रिमर मिल रहा है, इसको घुमा के इसका वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको जब फैक्ट्री से लाएंगे, मतलब नया लाएंगे, तो ये पूरा लेफ़्ट साइड में घुमा हुआ रहेगा। तो उससे क्या होता है, सबसे कम वोल्टेज आउटपुट होता है। तो यहाँ पर सबसे कम में हमें 13 वोल्ट जैसा मिल रहा है। तो ये पावर सप्लाई 12 वोल्ट की है, तो ये सही है। अब हम इसका वोल्टेज को चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पर लाइव वोल्टेज है इसमें, मैं इसको पकड़ रहा हूँ, बहुत ही रिस्की है ये। और इसको ऐसा एक स्क्रू ड्राइवर से घुमाना जिसमें आपको टच नहीं होगा, तो ये लाइव वोल्टेज टच होने का चांसेस नहीं रहेगी। यहाँ पर जो वोल्टेज है ये चेंज होगा इसको घुमाने से ही। ये देखिए अभी 16 वोल्ट का हो गया। तो इसके अंदर का जो कैपेसिटर्स है ये 16 वोल्ट का ही है, तो ये उड़ जाएगा उससे ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो अभी देखिए ये 20 वोल्ट 22 वोल्ट जैसा हो रहा है। तो इसमें आपको कैपेसिटर उड़ने की चांस रहेगी, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं घुमाया। तो अभी इसमें वोल्टेज है 13 वोल्ट के अराउंड। इसमें लोड डालते हैं। तो देखिए लोड देने से इसका वोल्टेज जो है 11 वोल्ट हो जा रहा है, मतलब कि इसमें फीडबैक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम है, 2 तार से चालू तो हो जाता है लेकिन ये वोल्टेज को मेंटेन नहीं कर पाता है लोड देने से, इसलिए हम तीसरा तार को भी कनेक्ट करेंगे। तो इस तार को जस्ट लगा दूंगा ऑप्टो कपलर की जो डॉट वाला पॉइंट है उसके सीधा सीधा जो पिन है उसमें, मतलब कि पिन 4 में। तो ये लग गया यहाँ पर। अब इसको कर दिया चालू और वोल्टेज देखिए 11.9 हो चुका है, वोल्टेज लिमिट हो चुका है इसके जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए इसका वोल्टेज बढ़ाने का एक प्रीसेट है, इसको घुमाता हूँ तो वोल्टेज बढ़ता है। तो ये अब इस पावर सप्लाई का जो ये TL431 है इससे चल रहा है। अब दोस्तों लोड दे के देखते हैं। तो जस्ट इसको 12.7 कर दिया। अब लोड को देते हैं। अभी देखिए लोड देने से 11 पॉइंट समथिंग हो गया। तो चेंज तो कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें आपका जो ड्यूटी साइकिल है वो लिमिटेड किया हुआ है, तो इसको हमें घुमाना पड़ेगा। इसको जस्ट हम लोग मिडिल में घुमा देते हैं। जस्ट ये मिडिल में 20 वोल्ट हो रहा था, पूरा हाई नहीं करेंगे, जस्ट मिडिल में दे देंगे। इसको पूरा हाई कर देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर बाद में कभी इसका फीडबैक डैमेज हो गया तब ये हाई वोल्टेज आउट करने लगेगा। अगर ये लोड देने से वोल्टेज को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, आप हाई लोड दे दिया 10 एम्पियर दे दिया तब लोड नहीं ले पा रहा है, तो उसको और थोड़ा सा हाई करना, मतलब कि वो ड्यूटी साइकिल का हाईएस्ट लिमिट। तो देखिए अभी 20 वोल्ट आना था लेकिन अभी 13 वोल्ट ही आ रहा है, क्योंकि इसका जो फीडबैक है उसको लिमिट कर रहा है। अब हम लोग लोड दे के देखते हैं क्या सिस्टम होता है इसके साथ। अभी देखिए लोड दे दिया लेकिन वोल्टेज की जो चेंज है बहुत ही कम हो रहा है। तो देखिए अभी बिना लोड में वोल्टेज 12.89 13 ऐसा हो रहा है, और लोड देने से वोल्टेज जो है ये 12.8 है, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है वोल्टेज में। तो ये फीडबैक सिस्टम जो है काम कर रहा है अभी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस STI मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करना है किसी भी पावर सप्लाई में। अब देखिए ये वोल्टेज क्यों ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिना लोड में मैंने देखा कि ये सिस्टम ऐसे फ्लक्चुएट करता है। लोड देने से ये फ्लक्चुएशन हट जाती है। देखिए ऐसे लोड दे दिया, अभी ये वोल्टेज स्टेबल हो गया पूरी। तो दोस्तों अब कंफर्म हो गया कि ये सही काम कर रहा है। अब हम लोग इस सीरीज बल्ब को हटा के इसका सर्किट को प्रॉपर 220 वोल्ट से सप्लाई दे सकते हैं। भैया अब ऑसिलोस्कोप टाइम है। मैंने इसके ट्रांसफार्मर में एक तार लगा दिया, जस्ट इसका फेराइट के अंदर से एक टर्न लगा दिया, इसको ऑसिलोस्कोप की प्रोब में लगा दिया। अब इससे मैं ऑसिलोस्कोप में देख सकता हूँ कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो आपको ये थोड़ा सा शॉकिंग लग सकता है कि भाई एक टर्न से कैसे ये होता है। तो भाई ये जो SMPS ट्रांसफार्मर्स होते हैं इसका एक टर्न में 2 वोल्ट जैसा वोल्टेज आ जाती है, 2-3 वोल्ट। इसलिए ये सिंगल टर्न में ही हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके अंदर जो स्विचिंग है वो कैसा हो रहा है। मेरा यहाँ पर एक कम लोड डाला हुआ है 100 ओम की, उसके साथ मैं इस बल्ब को लगा के चेक करूँगा इसका स्विचिंग वेवफॉर्म में कैसा डिफरेंस आता है। तो भैया ये रहा इसका वेवफॉर्म ऑसिलोस्कोप के अंदर।
अब मैं इसमें लोड डालूँगा। तो बिना लोड में ये देखिए कितना वोल्टेज दे रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने वोल्टेज स्केल में क्या दिया हुआ है, 2 वोल्ट पर डिवीज़न में है ये। तो यहाँ पर कितना डिवीज़न हो रहा है, इसको ग्राउंड करते हैं तो ये ग्राउंड पॉइंट ये वाला है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो इससे कितना वोल्टेज हमें फॉरवर्ड में मिल रहा है, तो लगभग 1.8 डिवीज़न आ रहा है। सो 1.8 इंटू 2 मतलब 3.6 वोल्ट पर टर्न मिल रहा है। यहाँ पर एक ही टर्न दिया हुआ है। तो मेरा लैब इतना गंदा हो चुका है, तो इसमें इसको नेवर माइंड, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है उसको पता होगा, लैब कभी भी फ्रेश नहीं रहता है। एनीवे, तो यहाँ पर देखिए जो वेवफॉर्म है इसका, ये कैसे चेंज होता है। मैं यहाँ पर जस्ट लोड को डालूँगा, तो जस्ट इसको यहाँ पर लगा दूँगा। देखिए लोड को हटाया और लोड को, देखिए लोड को दिया और हटाया। तो इसमें देखिए जो ड्यूटी साइकिल है, मतलब कि जो ऑन टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है ऑन टाइम, तो इसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। वो कैसे हो रहा है, जैसे ही लोड यहाँ पर दिया, इस साइड का वोल्टेज कम हो गया, तो ये जो ऑप्टो कपलर के थ्रू जो फीडबैक जा रही है उस तरफ, उस फीडबैक में चेंज आ रही है, और उस चेंज के अकॉर्डिंग ये जो STR मॉड्यूल है वो उसका ड्यूटी साइकिल को बढ़ा रहा है ताकि वोल्टेज हमारा फिक्स्ड रहे। अब दोस्तों इसका स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी हम माप सकते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि टाइम स्केल में हमारा जो डिवीज़न है वो कितना में सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो डिवीज़न है वो 20 माइक्रोसेकंड पर डिवीज़न में सेट किया हुआ टाइम। सो 20 माइक्रोसेकंड एक एक डिवीज़न होगा। यहाँ पर कितना डिवीज़न में रिपीट हो रहा है सिग्नल, यहाँ पर 1 और 2, लगभग 2 डिवीज़न है यहाँ पर। तो 2 डिवीज़न में ये रिपीट हो रहा है, मतलब कि 40 माइक्रोसेकंड में एक एक बार रिपीट हो रहा है। अब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो कैलकुलेटर में 1/40 करेंगे तो 0.025 आ रहा है, इतना मेगा हर्ज, मतलब कि 25 किलो हर्ज में ये स्विचिंग कर रहा है। अभी ऑसिलोस्कोप कैसे यूज करना है ये जानने के लिए वीडियो आई बटन में आ रहा है, उसमें इस ऑसिलोस्कोप का पूरा फंक्शंस दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए, काफ़ी बात हो गया स्कोप के बारे में, अब हम लोग इसके अंदर की सर्किटरी देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो जो जहाँ पर अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा वहाँ पर आप थोड़ा सा टाइम खर्च कर ही सकते हैं। चलिए इसका अंदर का सर्किट देखते हैं। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये सिंगल टर्न में हमें 3.6 वोल्ट मिला था, तो यहाँ पर हम लोग और कुछ 2-4 टर्न देके कुछ वोल्टेज हम लोग निकाल सकेंगे। तो माने कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई में मैं एक -12 वोल्ट की रेल निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर और कुछ टर्न हमें देना पड़ेगा। 3.6 वोल्ट आ रहा है एक टर्न में, 2 टर्न में ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पर 3 या 4 टर्न देने से 12 वोल्ट आ जाएगी। उसके बाद ऐसे डायोड और कैपेसिटर देके उसको फिल्टर कर लेंगे, तो वहाँ पर हमें -12 वोल्ट मिल जाएगा। तो वो मैं करके दिखाऊंगा एक अलग वीडियो में, आज की सब्जेक्ट ये नहीं है। अब दोस्तों चलिए इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है, कैसे ये 2 तार की मदद से इसके अंदर की सर्किटरी को भी चला रहा है, स्विचिंग भी कर रहा है, और इसका जो वोल्टेज की एडजस्टमेंट ये भी कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत ही दिमाग का खेल है ये। यहाँ पर देखिए खोलते ही अंदर मिल जाता है एक IC। इस IC का नाम है KA3842। 3843 IC बहुत ही पॉपुलर है पावर सप्लाई में, तो उसका ही ये वर्सन है, उसका ही भाई है ये। 3843 8 वोल्ट से समथिंग 12 वोल्ट या कुछ वोल्टेज तक चलती है। ये थोड़ा सा हायर वोल्टेज में चलती है, लगभग 12-14 वोल्ट से 20-25 वोल्ट तक ये सप्लाई दे सकते हैं इसमें। मतलब कि ये थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज में काम करती है UC 3843 के कंपैरिजन में। बाकी सब सेम है इसका। दोस्तों बाकी यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है देखिए, ये एक स्विचिंग ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर है आपका 06N90। अब यहाँ पर बाकी कुछ कैपेसिटर्स है एडिशनल, और 3 तार यहाँ से निकल रहा है। यहाँ पर एक रजिस्टर है, ये करंट सेंस रजिस्टर है, बताऊँगा आगे। ये है आपका ट्रांसफार्मर एक, ये ट्रांसफार्मर ही फीडबैक दे रहा है। जो स्विचिंग हो रहा है वो जो पावर सप्लाई के ट्रांसफार्मर में ही स्विचिंग हो रहा है, उसके साथ साथ इसमें भी स्विचिंग हो रहा है। तो इससे आपको फीडबैक मिल जा रहा है इस IC को। तो ये इस ट्रांसफार्मर का फीडबैक को देख के ही रेगुलेशन कर रहा है, वो उस ट्रांसफार्मर का फीडबैक को लेता है इस तार के थ्रू। जब 2 तार में चलता है इसी ट्रांसफार्मर के फीडबैक को देखता है, और इसी ट्रांसफार्मर से पावर जनरेट होती है, इस IC को चलाता है। और जब पहली बार ऑन करेंगे तो ये ट्रांसफार्मर तो नहीं चलेगा, तब IC स्विचिंग नहीं कर रहा है। पहली बार जब ऑन करेंगे, इससे जो है ट्रांसफार्मर से थोड़ा सा वोल्टेज इस तरफ आता रहेगा, और इस रजिस्टर से इस कैपेसिटर को चार्ज करके ये IC पहली बार ऑन होता है। फिर जब स्विचिंग चालू कर देता है तब ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आने लगती है, तब इस वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों इस IC का जो रफ डायग्राम है वो यहाँ पर मैंने बनाया। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने पिन 1, पिन 2, पिन 3, पिन 4 ऐसे किया।
तो पिन को सीधा सीधा करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुछ तार यहाँ से लाना पड़ता है, यहाँ पर लंबा लंबा तार देना पड़ता है, इसलिए मैं इस डायग्राम को बाद दे देता हूँ। यहाँ पर मैं एक और डायग्राम बनाया जहाँ पर पिन 1 2 3 4 ऐसे नहीं है, जस्ट इसका नंबर दे दिया 1 8 4 5 2 3 ऐसे। ओके, तो यहाँ पर ये डायग्राम काफ़ी सिंपल बन गया। यहाँ पर दोस्तों पिन 7 होता है इस आईसी का VCC यानी पावर सप्लाई, पिन 5 होता है ग्राउंड, इन दोनों के बीच पावर सप्लाई लगेगा। तो इसका पिन 6 होता है आउटपुट, ये इसका गेट को ड्राइव कर रहा है जो मेन ट्रांजिस्टर है। और पिन जो 2 है वो है फीडबैक, मतलब जो ड्राइव होकर जो वोल्टेज सेकेंडरी में बन रहा है उसका फीडबैक लेता है ये पिन 2 में। पिन 4 है RTCT, ये होता है इस आईसी का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को सेट करने के लिए। ये जो रजिस्टर है और ये जो कैपेसिटर है, इन दोनों के वैल्यू के साथ एक डाटा शीट में आपको फार्मूला मिलेगा, उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना फ्रीक्वेंसी में ये डिवाइस चलेगा। उसके बाद दोस्तों पिन 3 है आई सेंस, मतलब कि करंट सेंसिंग पिन। यहाँ पर ट्रांजिस्टर के थ्रू जो करंट जाएगा वो एक लो रेजिस्टेंस 0.22 ओहम के अंदर जा रही है, ग्राउंड हो रहा है, और इस पॉइंट से ये करंट सेंस ले रहा है। यहाँ पर एक रजिस्टर और कैपेसिटर दिया हुआ है, थोड़ा सा इसका जो रेस्पॉन्स है उसका डिले करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हाई रेस्पॉन्स करेगा तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा डिले होना चाहिए। उसके बाद ये आई सेंस में इनपुट ले रहा है, तो इससे पता चलता है कि इस मॉस्फेट के अंदर कितना ज़्यादा करंट जा रही है। जितना ज़्यादा करंट जाएगा यहाँ पर उतना ही ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगी, वो इसको सेंस करेगा। उसके बाद दोस्तों पिन 8 होता है VREF मतलब कि पिन 8 से एक वोल्टेज ये आउटपुट करता है, वो प्रॉब्ली 5 वोल्ट है या फिर क्या है पता नहीं है। जो भी वोल्टेज एक फिक्स्ड वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, चाहे आपका पावर सप्लाई में वोल्टेज कितना भी जनरेट हो रहा है, इसका सप्लाई में कितना भी वोल्टेज जनरेट हो रही है, ये VREF में फिक्स्ड वोल्टेज आउटपुट करेगा। पिन 1 है कंपैरेटर पिन, पिन 2 में जो फीडबैक जा रही है और आई सेंस में जो फीडबैक जा रही है, ये दोनों फीडबैक एक कंपैरिजन हो रहा है, फिर एरर सिग्नल जनरेट हो रही है, वो एरर सिग्नल की पिन है ये कंपैरेटर पिन। ये है ओपन कलेक्टर पिन, तो इस पिन को हम लोग बाहर से भी डाउन कर सकते हैं, मतलब कि ये पिन ओनली ग्राउंड हो सकता है और ये वोल्टेज नहीं दे सकता आउटपुट में। तो ये ग्रीन तार से इसको अगर ग्राउंड करते हैं तो ये आईसी ऑफ हो जाएगा, मतलब कि आप मानिए कि ये शट डाउन पिन है आईसी का, इसको ग्राउंड करेंगे तो आईसी का ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑपरेशन समझते हैं, जो रेड तार है वो यहाँ पर है, इस जो मेन ट्रांजिस्टर है उसका ड्रेन में है, और जो ब्लैक तार है वो तो ग्राउंड है, और जो ग्रीन तार है वो इस शट डाउन पिन में है। ओके, तो इस पिन के साथ देखिए एक कैपेसिटर ग्राउंड किया हुआ है और एक कैपेसिटर पिन 2 में जा रही है फीडबैक में। ओके, तो ये कुछ फीडबैक के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर VCC जो वोल्टेज है ये कहाँ से आ रही है ये देखना जरूरी है। जब रेड तार पहली बार कनेक्ट करेंगे ट्रांसफार्मर के साथ, तो इस तार से थोड़ा थोड़ा सा वोल्टेज ये हाई रेजिस्टेंस के अंदर से आने लगेगा। जो हाई रेजिस्टेंस की बात मैं यहाँ पर कर रहा था 390 किलो ओम है ये, इसके अंदर से आके ये इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, इसके बगल में जो कैपेसिटर है इसको चार्ज करके ये इसको पहली बार VCC देगा। उसके बाद ये जब स्विचिंग स्टार्ट कर देगा तो यहाँ पर स्विचिंग होने लगेगा। उसके बाद ये एक 0.1 माइक्रोफैराड X2 कैपेसिटर, ये बड़ी वाली कैपेसिटर के अंदर से ये एक छोटा सा ट्रांसफार्मर को ड्राइव कर रहा है इसको। ये बड़ा ट्रांसफार्मर आपका बाहर में है, ये अंदर की सर्किटरी है, इसमें बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं है, जो SMPS का मेन ट्रांसफार्मर वो यहाँ पर नहीं है। तो इस छोटा ट्रांसफार्मर से जो ड्राइविंग सिग्नल निकल रही है वो डायरेक्टली यहाँ पर ग्राउंड हो रहा है इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर 2 टैप की कनेक्शन है, एक तरफ एक डायोड से फिल्टर होके ये एक छोटा सा रजिस्टर कैपेसिटर से फिल्ट्रेशन होके ये आ रहा है इसमें VCC सप्लाई करने के लिए। बीच में एक ट्रांजिस्टर के साथ मिल रहा है, ये ट्रांजिस्टर है लंबा वाला, ये ब्लैक वाला, इसको बाद में थोड़ा सा बताता हूँ। और एक लाइन आपका चला जाता है यहाँ पर फीडबैक के लिए, तो ये लाइन आपका डायोड से रेक्टिफाई होके और एक कैपेसिटर में भर रहा है यहाँ पर, और इस कैपेसिटर से ये 1 के और 5 के की एक पॉट के मदद से एक फीडबैक वोल्टेज जनरेट कर रही है, जो 47 के रजिस्टर से जा रही है। ये वाला जो फीडबैक है यहाँ पर 1 के और 1 के यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो इससे ये ऐसे फीडबैक जनरेट कर रही है कि कितना वोल्टेज हो रहा है। तो ये बस 2 तार की केस में हमारा काम आएगा, 2 तार में जब हम चलाएंगे, लेकिन 3 तार में जब चलाएंगे तो फीडबैक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये शट डाउन पिन से ही फीडबैक मिल जाता है इसको। जैसे ही उस सप्लाई का ऑप्टोकपलर इस पिन को ग्राउंड कर देगा तो ये आईसी का ऑपरेशन बंद हो जाएगी, तो वोल्टेज डाउन होने लगेगी, फिर से ऑपरेशन को स्टार्ट करेगा। तो इसलिए ये जो वोल्टेज है थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है इसको लगाने के बाद, तो वो कोई मेजर इशू नहीं है। अब देखना ये है कि यहाँ पर से जो वोल्टेज आपका गया वो कैसे इसमें VCC सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर एक जेनर डायोड लगा हुआ है, ये जेनर डायोड इस वोल्टेज के साथ 2.2 और 47 माइक्रोफैराड में मिला के ये यहाँ पर एक स्मूथ वोल्टेज बना रहा है। उसके बाद ये वोल्टेज आ रहा है,
इस वोल्टेज का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब 12 वोल्ट, 17 वोल्ट, 18 वोल्ट, ये फ्लक्चुएट कर सकती है स्विचिंग के हिसाब से। उसके बाद ये आके 1 के रजिस्टर और एक जेनर डायोड से यहाँ पर एक फिक्स्ड वोल्टेज बना रही है, और ये फिक्स्ड वोल्टेज एक ट्रांजिस्टर का गेट में जा रही है, यानी बेस में। तो ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है C2482, तो इस ट्रांजिस्टर की बेस में ये फिक्स्ड वोल्टेज दे रहा है, लेकिन कलेक्टर में वोल्टेज ये फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर एमिटर फॉलोअर बोलते हैं इसको। तो ये जो बेस में जितना वोल्टेज देंगे उससे 0.6 वोल्ट कम मिलेगी यहाँ पर। कलेक्टर में कितना भी वोल्टेज आया वो बेस की वोल्टेज से 0.6 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट करेगी। तो कलेक्टर में वोल्टेज अगर ऐसे अप डाउन फ्लक्चुएशन कुछ भी हो, यहाँ पर वोल्टेज सही है, मतलब कि यहाँ पर भी वोल्टेज फिक्स्ड मिलेगी। ये जेनर डायोड कितना वोल्ट का वो मुझे नहीं पता। तो मानिए कि हमें 16 वोल्ट आईसी को देना है, तो हम 17 वोल्ट का जेनर डायोड लगाएंगे, 0.7 वोल्ट कम मिलेगी इस आईसी को। यहाँ पर ट्रांजिस्टर की इस पॉइंट में 0.7 वोल्ट ड्रॉप होती है बेस और एमिटर के बीच, तो यहाँ पर 0.7 वोल्ट कम मिलेगी। तो इस तरह के आइडिया को आप कहीं भी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर भी एक फिक्स्ड वोल्टेज है लेकिन उस वोल्टेज से आप ज़्यादा करंट नहीं टान सकते हैं, तब आप ऐसे एक ट्रांजिस्टर लगा के उसका करंट को एम्पलीफाई कर सकते हैं। वोल्टेज का लॉस होगा 0.6 वोल्ट, यहाँ पर करंट एम्पलीफाई हो जाएगा। करंट आप कितना भी ले सकते हैं जितना आपका पावरफुल ट्रांजिस्टर होगा। और यहाँ पर सोचना यह है कि इस ट्रांजिस्टर का बीटा क्या है, मतलब एम्पलीफिकेशन फैक्टर, उसके ऊपर डिपेंड करके इस वोल्टेज की स्ट्रेंथ को आपको देना पड़ेगा। वो एक अलग बात है, उसके बारे में बाद में कभी बात किया जाएगा। दोस्तों ये सर्किट ऐसे ही काम करता है, इसका मेजर ऑपरेशन आपको पता चल गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और न्यू कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आप लास्ट तक देखें तो आपको पता चल रहा है कि इस तरह की इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान लाना पड़ता है, उसके बाद ही वीडियो बनाना पड़ता है। और क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है तो इन सब वीडियो में व्यूज़ भी कम आते हैं। अगर आपको मेरा इस तरह के काम पसंद आता है तो हमारे चैनल की ज्वाइन बटन से या फिर सुपर थैंक्स से इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इस UPI ID में कुछ डोनेट करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मैं बाद में ऐसे ही वीडियोज़ बना पाऊँ, व्यूज़ के चक्कर में ना पड़ के। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।